जय हिंद दोस्तों। हम पूर्वावलोकन सीरीज यूपी पीएससी और आरओ एआरओ दोनों एग्जाम आ रहे हैं, उनके लिए कर रहे हैं। आज हमें ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब करने हैं। कल के लेक्चर में हमने 64 क्वेश्चन किए थे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आज पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन एक मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था? सरफराज खान, मुर्शीद कुली खान, अलीवर्दी खान या सुजाउद्दीन मोहम्मद खान? कौन सा था जो अंतिम मुगल सम्राट था? तो मुर्शीद कुली खान जो था, बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ठीक है। तो मुर्शीद कुली खान जो था वह फर्रुखसियार द्वारा 1717 ईस्वी में बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया गया। मुर्शीद कुली खान की मृत्यु 1727 में हो गई। उसके बाद सुजाउद्दीन बंगाल का सूबेदार बना, जिसे तत्कालीन मुगल सम्राट मोहम्मद शाह रंगीला द्वारा मान्यता प्रदान की गई थी। मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर मुर्शीद कुली खान था। किसने किया था? फर्रुखसियार ने किया था 1717 में। 1717 में और एक चीज हुई थी, फर्रुखसियार ने ब्रिटिश इंडिया जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको फरमान जारी किया था 1717 में ही, ठीक। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार, तो वही मुर्शीद कुली खान। इसका सेम ही आंसर होगा। देखो 2013 पीसीएस में पूछा गया, आरओ एआरओ में 2021 में पूछ दिया गया। थर्ड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ कर दिया? तो क्या बक्सर की लड़ाई थी, प्लासी की लड़ाई थी, मैसूर की लड़ाई थी या 1857? तो ये मैसूर की नहीं लड़ाई थी, न बक्सर की, न 1857 की, यह प्लासी की लड़ाई थी 23 जून 1757। और रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित किया था, ठीक है। डेट भी आपको याद रखनी है। अंग्रेजों की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव ने लड़ा था, यह भी याद रखना है। और सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब था, उसे भी पराजित किया था, वह भी याद रखना है। नवाब की सेना 3 राजद्रोहियों, कौन कौन से लोग थे? मीर जाफर एक था, यार लतीफ था और राय दुर्लभ राय था। इन तीनों के नायकत्व में सेना लड़नी थी, लेकिन इन तीनों ने सिराजुद्दौला का साथ नहीं दिया, ठीक है। बाकी तो इसमें इम्पोर्टेंट नहीं है, बाकी पूरी कहानी आपको पता ही होगी, यहाँ पर बताने का कोई औचित्य नहीं। नंबर 4 क्वेश्चन है, इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता कौन सी थी? तो वही थी जो भी पढ़ कर आए, प्लासी का युद्ध। प्रथम निर्णायक सैन्य, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया? तो 1757 में लड़ा गया। सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा कहाँ परास्त हुआ था? तो वही प्लासी के युद्ध में। आप देखो कितनी बार क्वेश्चन रिपीट करके, मतलब घुमा फिरा के पूछा गया। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो रॉबर्ट क्लाइव था, इसी ने प्लासी का युद्ध किया और इसी ने कर्नाटक में युद्ध लड़े, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा गया है? ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा फैक्ट, क्योंकि ये थोड़ा सा अलग है, तो यह भी रॉबर्ट क्लाइव ही होगा। तो रॉबर्ट क्लाइव के बारे में 2-4 फैक्ट है, वह आपको पता होने चाहिए। एक और फैक्ट है, वह आगे आएगा तब बताएंगे। प्लासी का युद्ध मैदान कहाँ स्थित है? तो हमें पता है पश्चिम बंगाल में प्लासी का युद्ध है, ठीक है। पलास का फूल होता होगा, तभी शायद इसका नाम प्लासी रखा गया। भागीरथी नदी के किनारे स्थित है, यह भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि किस नदी के किनारे कौन सा शहर है, यह क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो भागीरथी नदी के किनारे स्थित है। 10th नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित कर दी? तो क्या अलीवर्दी खान, मीर जाफर, सिराजुद्दौला या मीर कासिम? तो मीर कासिम को बनाया गया था जब नवाब, तो उसने मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित कर ली थी, क्योंकि वही संभावनाएं थी कि अंग्रेज वहां ज़्यादा परेशान कर रहे थे, तो अंग्रेज ज़्यादा परेशान ना करे इसलिए उसने मुंगेर स्थापित कर ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व की स्थापना की, सबसे ज़्यादा निर्णायक युद्ध कौन था? तो बक्सर का युद्ध सबसे ज़्यादा निर्णायक था। कब हुआ था? 22-23 अक्टूबर 1764 में हुआ था। एक तरफ कौन थे? मीर कासिम था, अवध का नवाब सिराजुद्दौला था, सुजाउद्दौला था, और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय था। निर्णायक क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर मुगल सम्राट जो है उसे भी पराजित किया था, तभी कहा जाता है ये बहुत बड़ी जीत थी। शुरुआत प्लासी से हुई थी, लेकिन बड़ी जीत, क्योंकि पहले आप प्लासी में बंगाल के नवाब को हरा रहे हैं, इस युद्ध में, बक्सर के युद्ध में आप 3 लोगों को हरा रहे हैं, बंगाल का नवाब,
अवध का नवाब और मुगल सम्राट जो दिल्ली में पूरे क्षेत्र को, पूरे देश को मतलब कहा जाता था सम्राट है, उसको आप हरा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी चीज थी। लेकिन कौन कौन था? तो इस युद्ध में अंग्रेजों ने जिसको कमान सौंपी थी तो वह हेक्टर मुनरो था, यह भी आपको याद रखना है, और प्लासी में क्लाइव था, यह भी आपको याद रखना है। फिर यहाँ एक इलाहाबाद की संधि भी हुई थी। इलाहाबाद की संधि किसने की थी? तो रॉबर्ट क्लाइव का नाम आएगा। और युद्ध किसने लड़ा था? तो हेक्टर मुनरो का नाम आएगा। ये दोनों चीजें आप याद रखिएगा, ठीक है। याद रखिएगा कि इलाहाबाद की संधि बक्सर युद्ध के बाद किसने की थी? क्लाइव ने। वापस आया था वह, फिर यह निर्णायक जो युद्ध हुआ उसमें वह संधि करके फिर चला गया था। क्लाइव पे कई फैक्ट बनते हैं, आगे आते रहेंगे। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लड़े गए निम्नलिखित युद्धों में से कौन सर्वाधिक निर्णायक था? तो इसमें बक्सर का ही युद्ध सर्वाधिक निर्णायक था क्योंकि मुगल सम्राट को हराया था। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध भारत में अंग्रेजों के आधिपत्य की स्थापना की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण था? फिर वही बक्सर का युद्ध सबसे महत्वपूर्ण था। उपयुक्त प्रश्न की व्याख्या में छोड़ो उसे। बक्सर की युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो शाह आलम द्वितीय था। ठीक, सीधे सीधे फैक्ट है, आपको पता होंगे, आप रिवाइज करते रहे। बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो बंगाल का नवाब मीर जाफर था। पहले बक्सर की लड़ाई मीर जाफर के समय में लड़ी गई। बक्सर की लड़ाई के बाद किस संधि पर हस्ताक्षर हुए? तो बक्सर की लड़ाई के बाद इलाहाबाद संधि हमने बताया। तो इलाहाबाद संधि करने कौन आया था? तो क्लाइव आया था। बक्सर की लड़ाई अक्टूबर 1764, मीर कासिम अवध का नवाब, शाह आलम द्वितीय अंग्रेज विजय हो गए। हेक्टर मुनरो ने नेतृत्व किया, हमने बता दिया। इलाहाबाद की प्रथम संधि क्लाइव, देखो यही याद रखना, क्योंकि हेक्टर मुनरो ने युद्ध लड़ा, संधि क्लाइव ने की। क्लाइव तथा मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ हुई। और इलाहाबाद की द्वितीय संधि क्लाइव और अवध के नवाब के साथ हुई। ये ध्यान रखिएगा, प्रथम संधि दिल्ली के साथ हुई यानी मुगल सम्राट के साथ, और द्वितीय संधि अवध के साथ हुई। ठीक है, किसके साथ? अवध के साथ। याद रखिएगा, प्रथम संधि और द्वितीय संधि में फंसा सकता है। नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी? तो यही मैं बता रहा था, 1765 में शाह आलम द्वितीय ने दीवानी प्रदान कर दी थी। तो इलाहाबाद की प्रथम संधि होती है 12 अगस्त 1765 को। इसके तहत शाह आलम द्वितीय ने कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी स्थायी रूप से दे दी। ये वह शब्द भी याद रखिएगा, स्थायी रूप से दे दी। और इलाहाबाद की द्वितीय संधि जो हुई वह अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ हुई। ठीक है, इलाहाबाद और कड़ा के जिले मुगल बादशाह को देने का वादा किया गया। तो ये पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सीधे क्वेश्चन बनने की संभावना हमेशा रहती है। ठीक है, और इसमें कोई इंपॉर्टेंट इतना नहीं है। शाह आलम द्वितीय तथा उसके दो उत्तराधिकारी अकबर द्वितीय और बहादुर शाह द्वितीय ईस्ट इंडिया कंपनी के पेंशन भोगी मात्र बनकर रहे। तो ये ध्यान रखिएगा कौन कौन पेंशन भोगी बनकर रहा। तो शाह आलम द्वितीय, अकबर द्वितीय, बहादुर शाह द्वितीय, मतलब द्वितीय द्वितीय द्वितीय, तीनों द्वितीय 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 हैं, ये ध्यान रखिए। बहादुर शाह जफर तो हम लास्ट में देखते ही हैं, वह भी। शाह आलम द्वितीय इस समय देख लिया, और अकबर द्वितीय भी हैं। ठीक, जो अकबर वही हैं जिन्होंने राजा राम मोहन राय जी को राजा की उपाधि दी थी, अगर आप याद कर पा रहे हैं तो। ठीक है, 1765 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की? 1765 में कौन था? मुगल सम्राट था। बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की? मुगल सम्राट ने प्रदान की। 19 नंबर क्वेश्चन, किस गवर्नर के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शहंशाह शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार, उड़ीसा में दीवानी अधिकार दिए गए? तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, लड़ाई किसने की थी? बक्सर वाली हेक्टर मुनरो ने। लेकिन वहाँ दीवानी अधिकार किसके समय में प्राप्त हुए? इलाहाबाद की संधि किसके समय में हुई? लॉर्ड क्लाइव के। लॉर्ड क्यों बोल रहे हो भाई? लॉर्ड लिखा ही मत करो, पता नहीं क्यों लिखते हैं, हमें तो बहुत गुस्सा आती है। क्लाइव के समय, अब आज भी लॉर्ड लिखा जा रहा है। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्रदान की। तो देखो बीपीएससी में डेट पूछ ली गई, मतलब कितना खतरनाक। ऐसा क्वेश्चन कहाँ से आप याद कर पाओगे? 12 अगस्त 1765। ऐसे याद कर लो कि हमारा देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त को, कुछ दिन पहले
12 अगस्त को ऐसा हुआ था। अगर आप दोबारा आएगा तो आप सही कर लोगे। यही PYQ पढ़ने का फायदा है। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान किसे बनाया था? उपदीवान बनाया था मोहम्मद रजा खान को। ये भी बीपीएससी थोड़ा बहुत अलग ही पूछ रहा है, पता नहीं क्या। इलाहाबाद की संधि के अनुसार भगौड़े सम्राट शाह आलम को अंग्रेजी संरक्षण में ले लिया गया, इलाहाबाद में उसे रखा गया। ठीक है, कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्रदान कर दी गई। ये सब तो पता है, ठीक है, और इतना इसमें इम्पोर्टेंट नहीं है। 1765 ईस्वी में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले निम्नलिखित में से किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये थोड़ा सा अजीब क्वेश्चन है, आप समझ सकते हो। देखो, तभी IAS में पूछा गया। 1765 ईस्वी में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए? तो वह जनजाति थी खासी जनजाति। पढ़ लेते, क्योंकि ये मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है क्वेश्चन आ सकता है। मैं अगर PYQ लेकर बैठूं ना तो ऐसे ही क्वेश्चन दूं, क्योंकि बाकी तो ऊपर वाले सबको पता है यार, वो हल्के क्वेश्चन है। बंगाल की दीवानी प्राप्त करने के पश्चात सिलहट आए थे ब्रिटिश। खासी जनजाति के लोग चावल, नमक, सूखी मछलियों के बेदले, रेशम, सूती सामान, लोहा, मोम, मधु, सींग का व्यापार करने हेतु सिलहट की सीमा पर पंडुआ में आते थे। खासी पर्वतों में पाए जाने वाले चूना पत्थर का उपयोग तब बंगाल में चूना पत्थर की मांग की पूर्ति हेतु किया जाता था, यानी चूना पत्थर भी याद रखिएगा। कुछ समय पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी के ब्रिटिश अधिकारी चूना पत्थर का व्यापार करने लगे, जिससे वे खासी जनजाति के संपर्क में आए। 23 क्वेश्चन देख लेते हैं। अवध सल्तनत के हिंदू नायब वजीर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? राजा टिकैत राय राजा आसफुद्दौला के अर्थ मंत्री थे। ये भी IAS में ही पूछा गया होगा क्वेश्चन, अभी देखते हैं। अवध के नवाबों के राज्य में सामान्यतया कतिपय हिंदू जातियों के लोगों को उच्च स्थान प्राप्त होता था। इनमें से कौन सा सही है? अच्छा, RO 2016 में पूछा गया भाई, मुझे लगा था UPSC में पूछा गया। 1 और 2 दोनों सही है, उसमें से पढ़ लेते हैं, क्योंकि RO में पूछा गया तो हो सकता है रिपीट कर दिया जाए। तो मेंस में ही पूछा गया तो मेंस ही आने वाला है। राजा टिकैत राय नवाब आसफुद्दौला के दीवान या मंत्री थे। कौन से मंत्री? अर्थ मंत्री, पैसे वाले। इसलिए कथन एक सही है। राजा टिकैत राय नाम याद रखिएगा। आसफुद्दौला के दीवान या अर्थ मंत्री थे। अवध के नवाबों के राज्य में हिंदू अधिकारियों को भी उच्च पदों पर नियुक्त की गई थी। आसफुद्दौला के दीवान राजा टिकैत राय व राजा झाऊलाल एवं नवाब सफदरजंग के प्रधानमंत्री व सेना नायक राजा नवल राय आदि इन्हीं जातियों के प्रतिनिधि थे। तो ये पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है कि क्वेश्चन अगर रिपीट हो गया तो ठीक ठाक लोग गलत करके आएंगे। देखो मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो अलग हैं, जो बहुत कम आए हुए हैं। ठीक है, बाकी तो क्वेश्चन बहुत आए हैं। बक्सर की लड़ाई, क्लाइव कौन था, और प्लासी का युद्ध, इलाहाबाद की संधि कई बार आया हुआ है, कई बार पढ़ते हैं। ये वो क्वेश्चन है जो मतलब अलग है, जो बहुत रेयर आए हैं और बहुत कम नोट्स में मिलेंगे, आपके नोट्स में भी नहीं होंगे। 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 18वें शतक में भारत में लड़े गए युद्धों का कालानुक्रम में व्यवस्थित कर दो। तो कालानुक्रम में कैसे व्यवस्थित होगा? तो इसमें से सही है बी वाला। सबसे पहले अंबर की लड़ाई हुई, फिर प्लासी की, फिर बांडीवास की, फिर बक्सर की। आइए देख लेते हैं। अंबर युद्ध होता है 1749 में कर्नाटक में। मुजफ्फरजंग और चंदा साहब तथा फ्रांसीसियों की संयुक्त सेनाओं ने वेल्लूर के समीप अंबर नामक स्थान पर कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन को पराजित कर उसकी हत्या कर दी। ठीक है, तो इसमें याद क्या रखना है? कर्नाटक का नवाब अनवरुद्दीन था और संयुक्त सेना किसकी थी? फ्रांसीसियों की, मुजफ्फरजंग की और चंदा साहब की। मुजफ्फरजंग दक्कन का सूबेदार बन गया। इसने उपलक्ष्य में अपने हितकारी डुप्ले को कृष्णा नदी के दक्षिणी भाग के मुगल प्रदेशों का गवर्नर नियुक्त कर दिया। इस बार आप यूपी RO का देखेंगे पेपर, तो वही पंजाब वाला नदी से रिलेटेड ही क्वेश्चन आया हुआ है। तो यह भी ध्यान रखिएगा, कहीं ना कहीं ये भी नदी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बना दिया गया कि डुप्ले को कृष्णा नदी के दक्षिणी भाग के मुगल प्रदेशों का गवर्नर नियुक्त कर दिया। तो वहां पे कृष्णा नदी का उत्तरी दे देगा या कावेरी नदी का दक्षिण दे देगा और आप फंस जाएंगे। आप यूपी RO का क्वेश्चन पेपर देखिए, वहां सतलज नदी से रिलेटेड पंजाब वाला मामला पर प्रश्न आया है। उत्तरी सरकार के कुछ जिले में फ्रांसीसियों को दे दिए गए।
इसके अतिरिक्त मुजफ्फरजंग की प्रार्थना पर एक फ्रेंच सेना की टुकड़ी बुस्सी के नेतृत्व में हैदराबाद में तैनात कर दी गई। ठीक है। दूसरा हुआ प्लासी का युद्ध 1757 में लड़ा गया, इस पर तो हम देख कर आए हैं बहुत कुछ। फिर आता है वांडीवास का युद्ध, अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों के मध्य हुआ। युद्ध में फ्रांसीसी पराजित हुए। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? सर आयर कूट ने किया था। और फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व काउंट डी लाली ने किया था। डोप्ले को कुछ कारणोंवश वापस भेज दिया गया फ्रांस, और वहीं फ्रांस मजबूत ना होकर कमजोर हो गया। ठीक है। अगर फ्रेंच ना भेजते डोप्ले को वापस तो शायद फ्रांस की जो स्थिति थी वह ज्यादा और सुदृढ़ हो जाती और अंग्रेजों को थोड़ा सा और ज्यादा लड़ाइयाँ लड़नी पड़ती शायद फ्रांस से। ठीक है। तो कई बार एक सेना नायक, एक नेतृत्वकर्ता पर भी निर्भर करता है कि आपकी जो सेना है वह कैसा परफॉर्म करेगी। ठीक है। बाकी तो आपने पढ़ा ही होगा। फिर बक्सर का युद्ध हम ऊपर देख कर आए हैं कई क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन, उस फ्रांसीसी सेनापति का नाम बताइए जो 1760 के वांडीवास युद्ध में पराजित हुआ। तो वो अभी देख कर आए हैं, काउंट लाली था। ठीक है। वांडीवास के युद्ध 1760 में फ्रेंच ने ब्रिटिश को पराजित किया? नहीं, ब्रिटिश ने फ्रेंच को पराजित किया। आयरकूट थे ब्रिटिश की तरफ से, कैसे याद करोगे? आयरकूट ने फ्रांस को कूट दिया। कहाँ? वास कर करके, दो के वास करके ना, दो डाले उसे, ऐसे वास से याद रखो, इधर फ्रेंच को याद रखो, उधर आयरकूट। और फिर फ्रांस की तरफ कौन थे? लाली थे, काउंटी लाली। तो वांडीवास याद रखो, कूट याद रखो, फ्रांसीसी याद रखो, और काउंट ही नहीं किया, काउंट से याद रखो, काउंट ही नहीं किया। इतना धोया, इतना कूटा फ्रांसीसियों को कि काउंट ही नहीं किया। ठीक है, याद हो गया होगा। 27 नंबर क्वेश्चन, 1760 का प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध, फिर वही कौन पराजित हुआ? फ्रांसीसी। किसके खिलाफ लड़ा गया? फ्रांसीसी। ये इंपॉर्टेंट है, देखो सही सुमेलित कीजिए। बक्सर का युद्ध मीर जाफर विरुद्ध क्लाइव था क्या? बक्सर का युद्ध क्या क्लाइव था उस समय? नहीं भाई, क्लाइव नहीं था तो कौन था? हेक्टर मुनरो था। वांडीवास का युद्ध फ्रांसीसी विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी, यस। चिलियावाला का युद्ध डलहौजी के विरुद्ध मराठे। खुर्दा का युद्ध, तो इसका वही आंसर सही होगा, बी वाला। ठीक है, वांडीवास का युद्ध के बारे में पूछा गया है। बाकी दो है, देख लेते हैं। बक्सर का युद्ध आपको पता है, ये वाला ये देख लेते हैं। चिलियावाला का युद्ध 1849 को लड़ा गया। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व गफ ने किया। सिख सेना शेर सिंह के नेतृत्व में लड़ी गई। ये इंपॉर्टेंट है भाई, देखो क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अभी 1849 की बात करें तो अंग्रेज जो हैं वह डलहौजी था शायद इस समय, अगर आप ध्यान कर पा रहे होंगे तो इस समय सतारा, झांसी, इन सबको, हाँ ये देखो लिखा भी, युद्ध अनिर्णित समाप्त हुआ, मतलब कोई निर्णय नहीं आया। इस युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल डलहौजी था। ठीक है, चिलियावाला ये भी याद रखिएगा, नया युद्ध है, ये कम लोग पढ़ के जाते हैं। अगला है खुर्दा का युद्ध, जो 1795 में हैदराबाद के निजाम के विरुद्ध मराठों द्वारा लड़ा गया। ये मराठों द्वारा लड़ा गया, निजाम की हार हुई, ये अभी ध्यान रखिएगा। ये दोनों युद्ध याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। खुर्दा का युद्ध, और ये पूछे भी गए हैं कई बार। ठीक है, यहाँ देखो, निम्न में से किसने भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया? तो कौन करेंगे? मराठा करेंगे। मराठा ने अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया। ठीक है, भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध मराठों द्वारा किया गया। 3 आंग्ल मराठा युद्धों के बाद मराठा शक्ति को दबाया जा सका। ठीक है, बाकी यहाँ याद रखें, वेलेजली ने 1802 में अपने सहायक संधि के जाल में पेशवा को बांध लिया। 1818 में हेस्टिंग्स ने मराठों की रही सही शक्ति को समाप्त कर दिया। तो इन दो व्यक्तियों का नाम याद रखिएगा। क्षेत्रीय राज पंजाब मैसूर भी अभी पढ़ लेते हैं। ठीक है, क्योंकि अभी आधा घंटा भी नहीं हुआ है, तो इसके भी क्वेश्चंस कर ही लेते हैं। कल गवर्नर जनरल का टॉपिक हम लोग करेंगे। पहला वीडियो नहीं देखा तो देख आइए, थोड़ा सा मजा आएगा, उसमें और ज्यादा मजा आएगा। रणजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित था, कौन सम्मिलित था? काबुल, श्रीनगर। श्रीनगर सम्मिलित था, क्योंकि रणजीत सिंह जो थे वो पंजाब और कश्मीर, आज का पंजाब जो पाकिस्तान के क्षेत्र में भी पंजाब है, उसको भी शामिल करके बोलिए। रणजीत सिंह का जन्म 1780 को सुकरचकिया मिशल के मुखिया महासिंह के घर हुआ था। तो सुकरचकिया मिशल याद रखिएगा,
पहले मिशेल हुआ करती थी पंजाब में। महाराजा रणजीत सिंह अंग्रेजों के बीच 25 अप्रैल 1809 को अमृतसर की संधि हुई। आरओ में क्वेश्चन रणजीत सिंह से पूछा गया था, यानी पंजाब से पूछा गया था क्वेश्चन। संधि का तात्कालिक प्रभाव यह हुआ कि रणजीत सिंह का सतलज पार के सिख राजाओं के ऊपर प्रभुत्व जमाने का स्वप्न टूट गया। यही क्वेश्चन पूछा गया, यही लाइन थी, सतलज के पार, सतलज के इधर, यही क्वेश्चन पूछा गया। तो रणजीत सिंह का सतलज पार के सिख राजाओं के ऊपर प्रभुत्व जमाने का स्वप्न टूट गया। परंतु दूसरी ओर जैसा कनिंघम ने कहा कि रणजीत सिंह को पश्चिम दिशा में प्रसार करने की खुली छूट मिल गई। पश्चिम दिशा मतलब पाकिस्तान जो आज का एरिया है उधर की तरफ। उसने 1818 में मुल्तान, 1819 में कश्मीर, 1834 में पेशावर और खैबर पख्तूनख्वा को जीत लिया। इस प्रकार श्रीनगर जो था कश्मीर था तो श्रीनगर भी था। तो ये लाइन्स याद रखिएगा, 1818 में मुल्तान, 1819 में कश्मीर, 1834 में पेशावर और खैबर पख्तूनख्वा तक हम पहुंच गए थे, मतलब रणजीत सिंह जी पहुंच गए थे। देखो वही सुकर चकिया अभी मैंने ऊपर बोला, याद रखिएगा। तो ये क्वेश्चन MPPCS 2021 में ऑलरेडी आ चुका है, रणजीत सिंह का संबंध। फिर यहाँ देखो सुकर चकिया UPPCS 97 में भी आया हुआ है। सुकर चकिया मिशेल से संबंधित थे। राजधानी क्या थी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महाराजा रणजीत सिंह जी की राजधानी क्या थी? क्या अमृतसर थी, लाहौर थी, पटियाला या कपूरथला? तो लाहौर जो थी वह महाराजा रणजीत सिंह की राजधानी थी। 1798 में अफगानिस्तान के शासक जमान शाह ने पंजाब पर आक्रमण किया। वापस जाते समय उसकी तोपें चिनाब नदी में गिर गईं। रणजीत सिंह ने उन्हें निकलवा कर वापस भिजवा दिया। सोचिए, वापस भिजवा दिया कि ले जाओ। उस सेवा के बदले जमान शाह ने उसे लाहौर पर अधिकार करने की अनुमति दे दी और 1799 ईस्वी में रणजीत सिंह जी ने तत्काल लाहौर पर अधिकार कर लिया, उसे अपनी राजधानी बना लिया। तो कब बनाया, क्रोनोलॉजी में पूछ सकते हैं, 1799 में। 1799 में एक और घटना घटित हुई थी। क्या हुई थी? टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी और मैसूर को पूर्णतया ब्रिटिशर्स ने कब्जा कर लिया था। 5th नंबर क्वेश्चन, ऐसे ही लिंक बना के आप याद करा करिए, मतलब कुछ और पढ़ रहे हैं उस समय याद आ जाए, अच्छा हाँ ये भी तो हुआ था। 1813 कोई बोले तो आपको पता होना चाहिए कि चीन और चीनी का व्यापार छोड़कर, चीन और अफीम का व्यापार छोड़कर पूरी तरीके से एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में। 1833 में क्या हुआ, तो मैकाले विधि आयोग, याद रखो, पूर्णतया एकाधिकार समाप्त हो गया, यानी चीन अफीम का भी समाप्त हो गया। 1829 सती प्रथा खत्म हुई। तो ये सब चीजें आपको याद आती रहनी चाहिए कि अच्छा वो एक लिंक बनता रहना चाहिए। राजा रणजीत सिंह ने किस स्थान पर अदालत आला की स्थापना की? इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। लाहौर में ही जहां उनकी राजधानी थी वहीं अदालत ए आला, इंपॉर्टेंट है, अदालत ए आला, रटे रहिएगा, क्वेश्चन आ सकता है। रणजीत सिंह स्वयं उसके प्रधान न्यायाधीश थे, यह भी याद रखिएगा। 2 स्टेटमेंट में क्वेश्चन अगर बनाएगा UPPCS में तो यही दोनों बना देंगे, ठीक है, स्टेटमेंट। अमृतसर की संधि महाराजा रणजीत सिंह और किसके बीच संपन्न हुई थी? तो यार मिंटो था उस समय, मिंटो 25 अप्रैल 1809 में मिंटो था यहाँ का गवर्नर, उसकी तरफ से चार्ल्स मेटकॉफ और रणजीत सिंह के मध्य हुई थी। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे क्वेश्चन में मेटकॉफ नहीं है, तो मेटकॉफ नहीं है तो उसका लीडर कौन था? मिंटो, तो मिंटो है, मिंटो को हम लगा देंगे, ठीक है। यही स्टेटमेंट तीनों कॉपी पेस्ट हुए थे क्या? सतलज नदी दोनों के क्षेत्रों को पृथक करने वाली सीमा मान ली गई। दोनों ने एक दूसरे के प्रति मित्रता रखने का आश्वासन दिया। उल्लंघन करने पर अथवा मित्रता के सिद्धांतों को तोड़ने पर यह संधि निष्प्रभावी समझी जाएगी। ये क्वेश्चन फिर से आ सकते हैं स्टेटमेंट में। रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था, किससे प्राप्त किया था? शाह शुजा से, जमान शाह से, दोस्त मोहम्मद से या शेर अली से? तो ये शाह शुजा से कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था, ये भी इम्पोर्टेंट है। आप कैसे कह सकते हो इम्पोर्टेंट है? क्योंकि अगर मुझे बनाना होता ना पेपर तो मैं क्या क्वेश्चन देता, इस हिसाब से मैं बता देता हूँ कि ये इम्पोर्टेंट है कि नहीं, ठीक है। तो पंजाब अहमद शाह अब्दाली के साम्राज्य का भाग था। 1773 ईस्वी में उसकी मृत्यु के पश्चात मुल्तान, कश्मीर इत्यादि कुछ छोटे छोटे भागों को छोड़कर शेष पर सिख मिसलों का अधिकार हो गया। मिसल वही छोटी छोटी जो थी। महाराजा रणजीत सिंह किस मिसल से थे? 3-4 क्वेश्चन मैंने करवाए हैं, आप कमेंट में बताइएगा। उधर अफगान अगर याद नहीं आ रहा इसका मतलब आपका ध्यान कहीं और है, ठीक है।
उधर अफगानों के आंतरिक झगड़ों के कारण रणजीत सिंह को अपनी स्थिति दृढ़ करने का अवसर मिला। 1803 में अहमद शाह अब्दाली का पौत्र शाह शुजा काबुल की गद्दी पर बैठा। उसके भाई शाह महमूद ने शक्तिशाली बरकजई सरदारों फतेह खां और मोहम्मद की सहायता से 1809 ईस्वी में विस्थापित कर दिया। स्वयं कश्मीर और पेशावर पर अधिकार कर लिया। इसी अवसर पर शाह शुजा ने काबुल का राज्य प्राप्त करने के लिए रणजीत सिंह से सहायता मांगी और उन्हें कोहिनूर हीरा भेंट कर दिया। तो कथन कारण में आ जाएगा, तो यह भी आ जाएगा कि कोहिनूर दिया। कारण क्या था? क्योंकि उसने काबुल का राज्य प्राप्त करने के लिए रणजीत सिंह से सहायता मांगी। तो यहाँ कथन कारण का क्वेश्चन बनने की भी संभावना है। 8 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी छीन ली। तो हाँ, यह भी ध्यान रखिएगा, राजा रणजीत सिंह की एक आंख रह गई थी। ठीक है, रणजीत सिंह 13 नंबर सुपर चकिया मिसले सब पढ़ के आए हैं। ठीक है, ठीक है। महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन उत्तराधिकारी है? बी, खड़क सिंह जो थे वह इनके उत्तराधिकारी थे। यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, हालांकि संभावना कम है, पहले वाले क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा। सिख राज्य का अंतिम राजा कौन था? अंतिम राजा सिख राज्य का कौन था? दलीप सिंह जो थे वह अंतिम राजा थे। 1843 से 1849 ईस्वी तक शासन किया इन्होंने। फिर डलहौजी ने, आप जानते हैं। पंजाब के पूर्व महाराजा दलीप सिंह के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ये भी ध्यान रखिएगा, सत्य पूछा गया या असत्य पूछा गया। कौन सा कथन सत्य है? ध्यान रखिए, 23 अक्टूबर 1893 को उनका निधन पेरिस में हुआ। यह कथन सत्य है और यह अलग भी क्वेश्चन है, क्योंकि आदमी कहेगा पेरिस तो ज्यादा नहीं हो गया। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा पेरिस में उनका निधन हो गया। दलीप सिंह ने सिख धर्म छोड़कर ईसाई धर्म को अपनाया था। रूस की यात्रा भी की थी। अंत्येष्टि इंग्लैंड में हुई। यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। वही इम्पोर्टेंट बनेंगे जो बहुत ज्यादा आए नहीं है, क्योंकि अब थोड़ा टफ क्वेश्चन पेपर बनना शुरू हो गए हैं। ठीक है, कुछ लोग कहेंगे आरओ का तो सरल पेपर था। एक बार ढंग से मेरी वीडियो मैंने बनाई है, आप जाकर देखिए सरल क्यों था और कठिन क्यों था, मैंने उसमें बताया है सब कुछ, आप देख सकते हैं, फिर आप कहिएगा सरल था कि नहीं था। सिख साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? सिख साम्राज्य अभी ऊपर देख कर आए थे, कौन था? दिलीप सिंह थे। 13 नंबर क्वेश्चन, पंजाब के विलय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ये सत्य असत्य पे सर्कल जरूर मारिएगा, सीधे सीधे आरओ 2023 का क्वेश्चन है। 29 मार्च 1849 को गवर्नर जनरल की ओर से घोषणा हुई कि पंजाब राज्य समाप्त हो गया। क्या ये असत्य है? दूसरा, महाराजा दलीप सिंह के सभी प्रदेश भारतीय ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बन गए। क्या ये असत्य है? दलीप सिंह 2,50,000 वार्षिक पेंशन दे दी गई। क्या ये असत्य है? अगर नहीं तो उपयुक्त में से कोई नहीं। सी वाला असत्य है, क्योंकि आप जानते हैं वह फ्रांस चले गए थे और वहाँ पेंशन उन्हें कितनी दी गई थी? 4 से 5 लाख दी गई थी, जबकि यहाँ कितना लिखा है? 2,50,000 लिखा है। ठीक है, इंग्लैंड में शिक्षा प्राप्त करने के लिए भेज दिया गया था। नेक्स्ट चलते हैं, 15 नंबर क्वेश्चन, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 में कौन विजयी हुआ? कौन विजयी हुआ होगा? पहले में यहीं के लोग विजयी होते हैं, फिर अंग्रेज जान जाते थे कि अच्छा ये इनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, ये इनकी वीकनेस है, फिर वह खेलते थे और दूसरी बार में आपको हरा देते थे। तो पहले क्या कहते थे कि हमें पता है हम हार जाएंगे, लेकिन आपकी वीकनेस आपकी स्ट्रेंथ सब बात समझ लेते थे और दूसरे वाले में हरा देते थे। यही हुआ, पहले हैदर अली जीत गया। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध अंग्रेजों और हैदर अली के मध्य हुआ। निजाम मराठी अंग्रेज हैदर के विरुद्ध एक त्रिगुट संधि में सम्मिलित हो गए। यह भी ध्यान रखिएगा, मराठा और निजाम कब हैदर की तरफ हुए, कब ब्रिटिश कंपनी की तरफ हुए। हैदर ने अपनी कूटनीतिक सूझबूझ से इस त्रिगुट को भंग कर दिया, मराठों को धन देकर, निजाम को प्रदेश का प्रलोभन देकर। वही लालच, मराठों को लालच दे दिया, उनको लालच दे दिया, और ब्रिटिशर्स समझ गए अच्छा तो ये खेल है। ब्रिटिशर्स ने अपनी पहले दांव चलकर मराठों को और निजाम को अपनी तरफ मिला लिया, क्योंकि वो जान गया कि अच्छा तो प्रलोभन देना पड़ता है, समझ रहे। तो यही कई बार होगा, कई बार पहली बार अगर कोई हार जाए ना, तो ये मत सोचना कि वो हार गया दूसरी बार भी हरा देंगे। क्या पता आप वो समझ गया कि अच्छा तो ये तुम्हारी चालाकी है, अब की लड़ो बेटा। ठीक है,
फिर कर्नाटक पर आक्रमण किया। अंग्रेजों को प्रारंभिक सफलता के कारण निजाम पुनः अंग्रेजों की ओर चले गए। देखो हो गए, निजाम हो गए इधर। हैदर अली ने उत्साहपूर्वक लड़ते हुए 1768 में मंगलोर पर अधिकार कर लिया। 69 में उनकी सेनाएं मद्रास तक जा पहुंची। अंग्रेजों ने व्यवस्था में हैदर की शर्तें मंजूर कर ली। मद्रास की संधि सबसे महत्वपूर्ण दो स्टेटमेंट यहाँ है। पहला, हैदर अली जो है 1768 में मंगलोर पर अधिकार कर लिया उसने। 1769 में उसकी सेनाएं मद्रास तक जा पहुंची थी। ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इम्पोर्टेंट फैक्ट है। जितना इम्पोर्टेंट लिख पाओ लिख लो। 1769 ईस्वी में उसकी सेनाएं मद्रास तक जा पहुंची थी। आफ्टर डेट मद्रास की संधि होती है। 16 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन 1755 में डिंडीगुल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी? 1755 में किसने की होगी? तो हैदर अली ने ही शस्त्रागार की स्थापना की थी। और हैदर अली के बाद टीपू सुल्तान भी बहुत मजबूत शासक बनकर आया सामने। ठीक है, तो वेंकट राय के नेतृत्व में मैसूर सेना ने डिंडीगुल पर विजय प्राप्त की। तो ये याद रखिएगा, दो स्टेटमेंट अगर बना देगा तो पहला बनाएगा कि 1742 में वेंकट राय की जगह कर देगा हैदर अली कि 1742 में हैदर अली के नेतृत्व में मैसूर सेना ने डिंडीगुल पर विजय प्राप्त की। और दूसरा फिर क्या लिखेगा, 1755 में मैसूर के महाराज ने स्थिति को संभालने के लिए हैदर अली को डिंडीगुल भेजा। या दूसरा स्टेटमेंट क्या बनाएगा, हैदर अली ने 1755 में डिंडीगुल में शस्त्रागार की स्थापना की। समझ रहे हो, कैसे भी क्वेश्चन बना के यहाँ पर आपको फंसाया जा सकता है। ठीक है, हैदर अली मैसूर का वास्तविक शासक बन गया। 1777 में उन्होंने पुरसान मीर साहब को डिंडीगुल का गवर्नर भी नियुक्त कर दिया। 17 नंबर क्वेश्चन, ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टो नोवो के युद्ध में हराया था कौन था भाई? ये तो नया है क्वेश्चन। तो वो आयरकुट ही था, वही आयरकुट जिसने लाली को कूटा था। लाली कौन कौन लाली? अभी ऊपर पढ़कर आए थे, कौन था भाई? देख लेते, रिवाइज हो जाएगा आपका। ये काउंट दी लाली। वांडीवास का युद्ध 1760 अंग्रेजों फ्रांसीसियों के मध्य लड़ा गया। आयरकुट ने काउंट नहीं किया, लाली को फ्रांस को कूट दिया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। आपको अगर याद आ गया था तो इसका मतलब आपका जो दिमाग है वही यही है, वरना आपका दिमाग कहीं और होगा। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी किसे बनाया? तो श्रीरंगपट्टनम में बनाया, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये जैकोबिन क्लब की स्थापना भी की थी, उसका सदस्य भी था, यह भी ध्यान रखिएगा। 19 निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए? तो कौन था? टीपू सुल्तान था। 20 टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 ईस्वी में हराया था। कहाँ हराया था? तो पोल्लीलुर में हराया था, पोल्लीलुर में हराया। तो हैदर अली ने भी हराया था, टीपू सुल्तान ने भी हराया था, ये ध्यान रखिएगा। फिर वही पहली बार में हराया, दूसरी बार में हार गए। हैदर अली टीपू सुल्तान ने मराठों निजाम के साथ एक समझौता कर लिया, फ्रांसीसी सहायता को वचन ले लिया। कर्नाटक पर जुलाई 1780 में आक्रमण करके अरकाट पर अधिकार कर लिया। 1780 को हैदर अली टीपू की सेनाओं ने पुल्लीपुर, जिसे पेरुम बकम भी कहते हैं, कर्नल बेली था, उसे बुरी तरह पराजित कर दिया। हेक्टर मुनरो जो बेली की सहायता के लिए आ रहा था वापस लौट गया डर के। ठीक है, अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किससे की थी? तो अंग्रेजों ने किससे की होगी? टीपू सुल्तान से की थी। कब की थी? तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790-92 में हुआ था। और श्रीरंगपट्टनम की संधि 1992 में हुई, सॉरी 1792 में हुई। ठीक है, अंग्रेजों की ओर से कौन था? कॉर्नवालिस था। मैसूर की ओर से टीपू सुल्तान था। टीपू को अपना राज्य का आधा लगभग हिस्सा अंग्रेजों को और उसके साथियों को दे दिया गया। हरजाना भी देते थे ये लोग ब्रिटिशर्स को। ब्रिटिशर्स बढ़िया थे, वो लड़ते थे, फिर सामने वाला हार जाता था तो उससे हरजाना वसूल लेते थे, रुपया वसूल लेते थे और राजस्व वसूल लेते थे। ठीक है, 3 करोड़ रुपए नहीं देगा तब तक उसके 2 पुत्रों को कब्जे में रख लिया गया। कॉर्नवालिस ने इसी संधि के बाद यह टिप्पणी की थी कि हमने अपने, ये इंपॉर्टेंट है, किसने टिप्पणी की थी और कब टिप्पणी की थी? कॉर्नवालिस ने टिप्पणी की थी कब? तृतीय मैसूर युद्ध के बाद।
टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए? तो कब मारे गए? 99 में मारे गए। चौथा जो युद्ध था उसमें मारे गए थे। तीसरे में हार गए थे, ठीक है। दूसरे में भी हारे। पहला जो 1780 में लड़ा था टीपू सुल्तान और हैदर अली थे एक तरफ, दूसरी तरफ ब्रिटिशर्स थे, उसमें सिर्फ ब्रिटिशर्स हारे थे, बाकी बाद को जो 3 हुए तीनों में ब्रिटिशर्स जीते थे। हाँ ये देखो आगे आ भी गया। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हैदर अली पराजित हुआ था? नहीं, पराजित नहीं हुआ था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हैदर अली ने अंग्रेजों को पराजित किया? नहीं, पहले में पराजित किया था। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध टीपू सुल्तान युद्ध जीता, अपना भूभाग अंग्रेजों को नहीं दिया? नहीं, हार गया था। चौथा सही होगा, टीपू पराजित हुआ और युद्ध के मध्य दिवंगत भी हो गया। तो आगे देखो 2014 में रिपीट हो सकता है, सीधे सीधे क्वेश्चन आसान है, ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन, फिर वही क्वेश्चन, ये मजेदार क्वेश्चन होते हैं। इलाहाबाद की संधि अभी हम देख कर आए थे, कब हुई थी? 1765। ए का 4 दो जगह है। बेंगलोर की संधि कब हुई थी? 1784। यहाँ है तो इसका मतलब ए ही सही होगा, सी सही है। अच्छा दो यहाँ भी है, सॉरी दो दोनों जगह है। मद्रास की संधि अभी देख कर आए थे, मद्रास की संधि कब हुई थी? 1769, ठीक है। और सालबाई की संधि 1782, तो आंसर सी सही होगा, ठीक है। इसमें भी वही लिखा है जो ऊपर लिखा है, आप चाहे स्क्रीनशॉट ले लें। 25 बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण कराया था। ये चर्च भी क्वेश्चन आ चुका है, सरधना में निर्माण कराया था 1750 से 1836 में। मेरठ के निकट है ये, यूपी का स्पेशल भी है तो इम्पोर्टेंट है। कौन सा सही नहीं है? सर्किल अवश्य करो, सही पूछा कि सही नहीं पूछा। अली मर्दान खान ने बंगाल में राजस्व कृषि पद्धति प्रारंभ की। महाराजा रणजीत सिंह ने लाहौर में तोपों के निर्माण के लिए आधुनिक ढलाई खाने स्थापित की। आमेर में सवाई जयसिंह ने यूक्लिड के रेखागणित के तत्वों का संस्कृत में अनुवाद कराया। मैसूर में टीपू सुल्तान ने श्रृंगेरी मंदिर में देवी शारदा मूर्ति के निर्माण के लिए धन दिया। तो ये वाला सही नहीं है, ठीक है। बाकी ये तीनों सही है, ये तीनों फैक्ट याद कर लीजिए, दोबारा आए तो आप सही करके आइएगा, ठीक है। बाकी वही लिखा है जो यहाँ लिखा है, ये इंपॉर्टेंट है, देखो ये मैं बता दूं। सवाई जयसिंह ने जयपुर, दिल्ली, बनारस, मथुरा, उज्जैन में 5 वेधशालाएं भी बनवाई थी। ये लाइन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। 27 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पानीपत के तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था, इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई। तृतीय नहीं था भाई साहब, वो चौथा था। दूसरा गलत, तो ये भी गलत, ये भी गलत। प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की पराजय, ये तो ये गलत ही हो गया। प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की पराजय के लिए मीर जाफर ने अंग्रेजों से मिलकर षड्यंत्र रचा था। यस, षड्यंत्र रचा था, सही है। तो यहाँ भी वही लिखा है। 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई, अहमद शाह अब्दाली ने सदाशिव राव भाऊ के नेतृत्व वाली मराठा को हराया था, ना कि इब्राहिम लोदी को हराया था, ठीक है। बाकी तो ठीक है, ये तो मैंने बता ही दिया। तृतीय नहीं था, चतुर्थ था टीपू सुल्तान की मृत्यु। कल पढ़ेंगे गवर्नर, गवर्नर जनरल, वायसराय। लाइक कर दिया होगा, कमेंट शेयर सब्सक्राइब बोलने की जरूरत नहीं, आप कर ही देते हैं। थैंक यू, जय हिंद।